सो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से कंसंट्रेशन यूनिट देख लेते हैं। देखिए कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। कंसंट्रेशन इट मे बी आपका मोलारिटी होता है, मोलारिटी होता है, नॉमिलिटी होता है, बहुत सारे कंसंट्रेशन आपने पढ़े होंगे। सो कंसंट्रेशन कौन से टर्म पे हम यूज़ करते हैं इन केमिकल काइनेटिक्स वो समझ नहीं आता। देखिए ज़्यादातर जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, है ना, आप लैब में प्रिपेयर करते होंगे, 1 मोलरिटी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अब ऐसे बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको कहाँ यूज़ होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे, राइट। सो ऐसे प्रिपरेशन मेथड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसे आप क्या करते हो, 1/10 आप करते हो ना, मोलर सॉल्यूशन बनाइए, ऑक्सैलिक एसिड को प्रिपेयर कीजिए। सो कंसंट्रेशन यूनिट आपको क्या रहता है, एक कंसंट्रेशन को मापने के लिए यूनिट रहता है, ठीक है। मतलब यूनिट आप पढ़ते हो कि हर चीज़ का एक यूनिट हम साथ साथ लगाते हुए चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। सो यूनिट अगर आप नहीं समझोगे तो आप कैसे समझोगे कौन से कंसंट्रेशन में बात हो रही है रिएक्शन की, है ना। सो कंसंट्रेशन में यूनिट जो है वो आपको मेजरमेंट के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। सो यूनिट तो पढ़ना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन की बात हो रही है केमिकल काइनेटिक्स में, मोलारिटी, ओके, मोलारिटी आपको पता होना चाहिए। और मोलारिटी में आपको क्या पता है, मोलारिटी मतलब क्या होता है कि कितने मोल्स है पर लीटर, मतलब कितने मोल्स पर वॉल्यूम में ऐसे आपको जो है सोल्यूशन बनाया जाता है ना, तो आप क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर। दैट पर्टिकुलर इज योर व्हाट, मोलारिटी। मोलारिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। अब ये कैपिटल एम है और स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का होने का मतलब ये है कि आपका जो टर्म है कंसंट्रेशन का, मोलारिटी टर्म्स में, मोलारिटी कंसंट्रेशन होने का मतलब ये है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना, ठीक है। और इसको हम एम से डिनोट करते हैं मोलारिटी को। मैं आपको पढ़ाऊंगी सोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगी ना, तब आपको बहुत क्लियर कर दूंगी। अब देखिए कंसंट्रेशन यूनिट आपको समझ में आ गया। मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, एम, और इसको कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का जो है ऐसे 1000 में आपको पता होना चाहिए, दैट्स राइट, ठीक है, समझ आ गया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और ये मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन होती है इसकी, मोलारिटी की। अच्छा, इन फ्यूचर जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, है ना, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तब आपको रेट कांस्टेंट देखने को मिलेगा। रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको मोलारिटी का जो टर्म है वो चेंज होता रहेगा। देखिए मोलारिटी तो कॉन्सेंट्रेशन है, पर इसके अकॉर्डिंग आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता रहता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मोलारिटी, दैट्स वाई जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सॉरी, रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं होता रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ओके, यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करने के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल टर्म में रहता है एक्चुअली दोनों। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कंसंट्रेशन का यूनिट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स देख लेते हैं, इसके यूनिट देख लेते हैं। देखिए क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको अभी क्लियर किया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पहले क्या क्लियर किया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ योर नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है, पर दोनों रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या है पता है, आपका सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने का, टाइम के साथ लिखने का एक तरीका है, ठीक है। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ऐसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिखने का तरीका है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को ही बताता है। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पर्टिकुलर किस कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट के कौन से कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ये हमको बताते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि A मोल्स इज कंबाइंड विद B मोल्स एंड गिव्स अस C, है ना। यहाँ पर A प्लस B इज इक्वल्स टू C, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि A प्लस B इज इक्वल्स टू C बना है तो पर्टिकुलर A कंसंट्रेशन पर ये C बना है या B कंसंट्रेशन पे C बना है। लेकिन कोलैरिटी तो दोनों कर रही है, हम मॉलिक्यूलैरिटी में पढ़ेंगे, पर कौन से मोल्स, मतलब कौन से रिएक्टेंट के मोल्स के कंसंट्रेशन पर आपका प्रोडक्ट बना, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब करते बहुत सारे रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड है, बहुत सारे रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, पर ज़रूरी ये नहीं है
कि आपके जितने रिएक्टेंट कंबाइन हो उतने ही आपका क्या बन जाए, मतलब उतने कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो प्रोडक्ट बनना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब को ये बताता है कि जितना रिएक्टेंट कंबाइन करेगा ज़रूरी नहीं है कि उतने प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर उन सब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। बहुत सारे रिएक्टेंट की मोल्स होंगे, बहुत सारे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के मोल्स होंगे, पर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर 1, 2 या 3 ही आपका क्या हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है। ऐसा भी रिएक्शंस होते हैं जिसको हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं, मैं बताऊँगी आपको। सो A + B = C, A + B = C मैंने एक इंस्टेंस के लिए लिखा है। अब A + B = C हो सकता है कि ये जो C जो बन रहा है वो सिर्फ एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे और मतलब ये A रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे और C बने, ठीक है। A कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और C बन रहा है। अगर ये जो C प्रोडक्ट है अगर सिंपल A कंसंट्रेशन पर A रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर C ये A कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और ये जो B है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब ये भी नहीं बताता कि A कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 ऐसे बनेगा, ये नहीं होता। मतलब अगर ये C A कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कंसंट्रेशन ही आपको मतलब बताएगी, इन्फॉर्मेशन देगी कि C कंसंट्रेशन बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो जुड़ता दोनों है, जुड़ता बहुत सारे कंसंट्रेशन एक साथ है रिएक्टेंट के, और जो प्रोडक्ट आपका बनता है ना उसी से पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, किसका रोल सबसे अच्छा था। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब A + B हो सकता है कि ये पर्टिकुलर A में ही आपका जो है रिएक्शन डिपेंड करे, है ना, और इसमें ही आपका 1, 2, 3 ऐसे मोल्स है, आई मीन ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। इसको बोलते हैं 1, 2, 3 का क्या बोलते हैं पता है आप, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, ठीक है। हो सकता है कि ये जो C बने वो A पे भी डिपेंड करता हो, B पे भी डिपेंड करता हो, दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो सकता है कि 1, 1 दोनों भी करता हो, अगर नहीं है तो 1, 1 नहीं है तो आप समझ जाओ कि दोनों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर जितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, मतलब जितना भी रिएक्टेंट का आप देख सकते हो कि यहाँ पर मोल्स है, मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर जो भी एक्सपोनेंट्स दिए रहेंगे, पावर दिए रहेंगे, वही पावर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, उन पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। जिसका नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल A + B यहाँ पर अगर मैंने लिखा है और C लिखा है, मतलब इन फ्यूचर मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर पर्टिकुलर A + B यहाँ पर फॉर एग्जांपल A का कोई एक पावर था फॉर एग्जांपल अल्फा, ठीक है, और B का कोई पावर था फॉर एग्जांपल बीटा, ठीक है। A + B मतलब यहाँ से इतनी क्लैरिटी आ रही है, A1 ये जो अल्फा है, अल्फा कैन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, है ना, और बीटा मतलब बीटा ऑल्सो इक्वल्स टू कैन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे nth ऑर्डर निकाल सकते हो, पर क्या होता है ज़्यादातर थर्ड ऑर्डर तक निकलता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक निकलता है। nth ऑर्डर एक क्या रहता है, एक अलग टर्म रहती है जहाँ पर आपको सिर्फ एक्सपोनेंट वैल्यू निकालना है, ऑर्डर रिएक्शन निकालना है। मतलब यहाँ पर अल्फा = 1, 2, 3 इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा = 1, 2, 3 है, बीटा = भी 1, 2, 3 ऐसा होगा। हो सकता है कि अल्फा अगर 1, 2 तक है तो बीटा 1 तक रहा, है ना, तभी यहाँ पर 1 + 1, 2 या फिर 1 + 2, 3 यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ऑर्डर तक पॉसिबल है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ तक सिंपली समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि सिंपल भाषा में मैं ऐसा कहूँ कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर मैं ऐसे लिखूँ ROR, अब समझ जाओ मैं सारी लेक्चर में ROR बोलूँगी। सो ROR जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका साइन ऐसे होता है A + B अल्फा + बीटा के इक्वल, अल्फा + बीटा के इक्वल होता है। आपको समझ में आया, मतलब अल्फा + बीटा के इक्वल होता है, और ये प्लस साइन तब हट जाता है, ठीक है, ये प्लस साइन तब हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये मल्टीप्लाई बनता है। आपको पता होना चाहिए दिस शुड बी अ कंसंट्रेशन, है ना, कि अल्फा + बीटा बनता है, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन के साइन में होता है।
ठीक है, प्लस इसलिए दिखा रही थी क्योंकि रिएक्टेंट था। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप कंसंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बल्कि आप क्या देखोगे, टाइम में नहीं देखोगे। अब आप क्या देखोगे, सिंपल भाषा में कहूँ तो कितने कौन से कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट के कौन से कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर सिर्फ ए में डिपेंड करेगा तो बी नहीं होगा फिर, ठीक है, ए का ही 1 2 3 होगा, ठीक है, अगर सिर्फ बी होगा तो ए नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, मैं देखिए एक दिन में तो सब सीख नहीं जाओगे आप लोग कि एक दिन में मैडम सब सिखा देगी, एक दिन में ना ही मैं आपको सिखा पाऊंगी ना ही आप सीख पाओगे, आपको खुद प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी नहीं होता, ये चैप्टर में आपको बहुत मेंटल वर्क करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द वे ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकलता है जहाँ पर ए प्लस बी आपका एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में आता है, और मैथ्स का आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई जब होता है तब बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर कोई बेस सेम नहीं है, यहाँ पर आप ए प्लस बी को ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी कंसंट्रेशन ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी न्यूमेरिक वे में, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी प्रेशर में नीचे, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका दिमाग खुल जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया जाएगा, ए का बी का भी दे दिया जाएगा, और ऊपर आपको प्रोडक्ट का जो आपका क्या है पावर का वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करोगे, आर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट इज योर पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ तो क्लियर हो गया। और ये आपको क्या देगा, सी देगा, सी आपको क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में प्रोडक्ट कभी निकालेंगे, पर ऐसा भी तो होता है कि प्रोडक्ट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आए और वो ब्रेक हो, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन देखी जाती है कि कौन प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन में आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा होता है। प्रोडक्ट टूट के प्रोडक्ट दे रहा है ना, और एक्चुअली प्रोडक्ट जब टूट के प्रोडक्ट देता है ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो प्रोडक्ट का भी आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ आपको रिएक्टेंट देख सकते हो, रिएक्टेंट का एक टर्म लिखना बहुत ईजी रहता है, विच इज योर ए माइनस एक्स वैल्यू, ओके। मतलब ज़्यादातर आप क्या करोगे, मैं मिटा दूँगी इसको, मैं लिख के आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि रिएक्टेंट का वैल्यू ना ए माइनस एक्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 2 3, ठीक है, ऐसे वैल्यूज आप देख सकते हो। ए माइनस एक्स रिएक्टेंट, आपको पता ही ए माइनस एक्स रिएक्टेंट का टर्म किस साइड लिखते हैं हम, क्योंकि ए माइनस एक्स टी टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहता है, आफ्टर सम टी टाइम इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू एक्स, क्योंकि एक्स ही आपका माइनस में है, आप बाहर निकलेगा। तो रिएक्टेंट में हम ज़्यादा ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। और जब ए माइनस एक्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हाँ माइनस भी आएगा बाहर, मैं आपको भी लिख के नहीं दिखा रही हूँ। और ए माइनस एक्स अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, ए माइनस एक्स किस में है, ए माइनस एक्स एक्शन में हम अगर मैं आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ए माइनस एक्स के बाहर हम माइनस नहीं लिखोगे, बल्कि आप यहाँ पर क्योंकि माइनस और प्लस तो डिपेंड कर रहे हैं टाइमिंग के ऊपर ना, कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अगर टाइमिंग नहीं है तो आप माइनस प्लस क्यों लिखोगे, यही तो इंडिकेशन है ना माइनस प्लस का। माइनस प्लस आप तब लिखोगे जब आप ये पर्टिकुलर आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वो रेट एक्सप्रेशन था, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है, लिख देती हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्या है, टाइम नहीं होता, सिर्फ कंसंट्रेशन होता है, और अब कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट वगैरह ही लगाते हो। या तो क्या हो गया, रिएक्टेंट के टर्म्स में ए माइनस एक्स हम लगाएंगे, और माइनस हम तब यूज़ करेंगे जब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखें तब आप माइनस यूज़ करोगे, तब आप ये नहीं लिखोगे, ये क्या है पावर्स है। अगर आप पावर लिख रहे हो और रिएक्टेंट लिख रहे हो और रिएक्टेंट का जो टर्म है वो ऐसे लिख रहे हो, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी, मैं पक्का बोल रही हूँ आपको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। आप अच्छे से मैथ्स को देखना, मैथ्स के बाद आपको क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ आपको पूरा मैथ्स के बाद ही समझ आएगा। आप पूरा मैथ्स देखने के बाद फिर देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो हम भी कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सो ये आपको क्या है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपको ऐसे दिखेगा, और उसमें पावर अगर लग गया तो आपको रिएक्टेंट आप समझ जाओ कि ये आपको क्या है, पर्टिकुलर रेट लॉ वाला रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टाइप्स रहते हैं 1 2 3 4, मैं यहाँ पर 4 टाइप्स लिख रही हूँ। फर्स्ट टाइप आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड है
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बता दूं कि जितने भी रिएक्शंस हो ये सब स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम, मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, इसके बाद ही पढ़ेंगे हम, तब हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को देखेंगे। जो रिएक्शंस अपने आप हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये अपने आप होती है, ठीक है, अपने आप होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो रुक तो नहीं किया? एक मिनट, मेरा पेन अचानक से ब्लू कलर कैसे हो गया? मेरा पेन तो ब्लैक था, आपको दिख रहा है ना? काफी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लास्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एक और रहता है nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन में आपको बताया ना, nth ऑर्डर रिएक्शन में आपको पर्टिकुलर कोई पावर एक्सपोनेंट नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको n दे दिया जाएगा, आपको पर्टिकुलर n निकालना रहता है, ठीक है। तो n निकालने के लिए आप क्या करोगे? n निकालने के लिए आप पर्टिकुलर लॉग इस्तेमाल करोगे और आप n निकालोगे, एक्सपोनेंट्स निकालोगे। nth ऑर्डर में आपको नहीं सिखाऊंगी अभी, वो हम और थोड़ा सा हाई लेवल का समझ जाएंगे ना, तब आपका nth ऑर्डर निकालना आप सीखोगे। अच्छा, ईच ऑर्डर हैज़ इट्स ओन ग्राफ और ओन प्लॉट्स, तो यहाँ पर हम ग्राफ अभी नहीं देख रहे हैं, ग्राफ में बात में करवाऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर मैंने कुछ चार क्या लिखा है, रेट लॉ एक्सप्रेशंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक एक का समझ लेते हैं। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जहाँ अल्फा प्लस बीटा करने के बाद, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कुछ भी हो सकता है, सिंपल अल्फा भी हो सकता है, सिर्फ गामा भी हो सकता है, सिर्फ बीटा भी हो सकता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर जीरो दे रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो कब देगा? जब यहाँ पर -1 और कोई 1 में होगा, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि पर्टिकुलर जो अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो सिर्फ ये आपका पर्टिकुलर आप देख सकते हो कि रियल नंबर है। यहाँ पर आप -1 भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए कि इट कैन बी फ्रैक्शनल एंड ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है, ठीक है। सॉरी, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और साथ साथ ये 1 2 3 ये पॉजिटिव जो भी थे वो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके कौन से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट बनने में, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अगर अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा है नहीं, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर अल्फा का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा अगर 2 दे रहे हैं, मतलब अल्फा 1 भी हो सकता है, बीटा भी 1 हो सकता है, 2 आएगा, क्योंकि प्लस करने से 2 आएगा। ये मैं ऐसे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर सम है, ये आपको तभी करने को मिलेगा जब एग्जामिन आपको मतलब एग्जामिनर आपको क्या दे, एक्सपेरिमेंटली अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दो। अल्फा और बीटा का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एवरी टाइम कैसे करके आती है, एक्सपेरिमेंट्स करके, राइट। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको समझ में कैसे आएगा कि किसका ऑर्डर क्या है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल तो सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट तो आजकल सभी बन गए, लैब सबके पास है, हर कॉलेज में लैब है, हर स्कूल्स में लैब है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। अब कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे अपना लैब एक्सपेरिमेंट्स करोगे? देखिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है जहाँ पर आप ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटली। और ये एक्सपेरिमेंट कब निकल सकते हो आपको पता है? जब आप चेंज कर दो कंसंट्रेशन को, ठीक है। आप कंसंट्रेशन चेंज करके भी ये अल्फा और बीटा को निकाल सकते हो। मैंने एक जगह पढ़ा था ऐसे। अब वो क्वेश्चन IIT का है, तो मैं आपको अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, मैं बता दूँगी किस टाइम आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट है। देखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद ही हमको करना पड़ता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम अपना मैथ्स करते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली में दो चीज़ों में डिपेंड करता है, ठीक है। दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट रहता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कभी सुना है क्या ये वाला नाम, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, ऐसे रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, मतलब उसमें कोई भी क्या नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्योंकि इंटरमीडिएट जहाँ बनेगा वहाँ पर आपको क्या होगा, रुक जाएगा रिएक्शन कुछ देर के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट मतलब कुछ देर के लिए रुक जाएगा रिएक्शन का, क्योंकि आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट बनता है और वो कुछ टाइम के लिए शो करता है खुद को, है ना। हाँ, अगेन ये भी पता है कि इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फटाफट से रिएक्शन को मूव कर देता है, पर हाँ रिएक्शन कुछ देर के लिए रुकती है इंटरमीडिएट में, इसलिए इंटरमीडिएट को सेकंड स्टेप में काउंट किया जाता है। तो जहाँ पर भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है वहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि कुछ और बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ये सब चीज़ें मैंने आपको SM1 SM2 में बताया था, उसके रिएक्शंस के थ्रू। एक बार आप वो वाला वीडियो देखना अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। वैसे मैं एक और बार क्लियर करूँगी, क्योंकि उस टाइम बोर्ड मेरा बहुत छोटा था और बहुत स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, छोटा बोर्ड बोल रहे थे, तो आई नो बहुत प्रॉब्लम होती है छोटे बोर्ड में, समझ नहीं आता। ये मेरा घर का बोर्ड है और वो बाहर में रहती हूँ एक जगह, तो वहाँ पर मेरा छोटा सा बोर्ड का सेटअप है, तो वहाँ मैंने पढ़ाने की कोशिश किया था, पर वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था सबको, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी उस टाइम। मैंने इसलिए वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, पर अभी मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो, क्योंकि बोर्ड पढ़ा है तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप समझो कि एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी हो, आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट कहाँ बनता है और इंटरमीडिएट कहाँ बनता है। ये ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के टाइम ही आप समझ पाओगे कि एक्सपेरिमेंटल कहाँ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखते हो, रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्या देखते हो? मैकेनिज्म। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में मतलब सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, मैं लिख दूँ क्या? नो इंटरमीडिएट फाउंड, बल्कि कुछ और बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। मैंने बताया था ना ट्रांजिशन स्टेट का मतलब, आपको याद है क्या? SN1 कुछ ऐसे बनता था, CH ये आपको BR था, आपको याद है कि ये वाला स्टेप, यहाँ पर ऐसे OH, ऐसे कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसे OH जुड़ता था और BR हटता था, आपको याद आ रहा है कि मतलब ऐसे ही बनता था। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दी थी, जिसका ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर पूरी तरीके से OH जुड़ नहीं रहा और BR हट नहीं रहा, है ना। ये BR क्या है, ऐसे लिविंग ग्रुप वर्क कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट ऐसा आप बोल सकते हो कि रिएक्शन के थ्रू बनने वाला मॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कुछ टाइम के लिए बनते तो है पर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अनस्टेबल है ना। जैसे कार्बन है इंटरमीडिएट, कार्बन है इंटरमीडिएट, और क्या हो सकता है? हाँ, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट्स है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, फ्री रेडिकल कैटायन और एनायन का मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। ये क्या है? आपकी इंटरमीडिएट। आई होप ये इतना छोटी चीज़ से क्लियर होगा, मैंने बहुत बार क्लियर किया है। अगर नहीं है क्लियर तो प्लीज़ आप वीडियो को फॉलो कीजिए, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप वीडियो फॉलो नहीं करेंगे और अगर आप कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे क्लियर करवाऊँ आपको। तो समझ रहे, क्लियर करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन नो इंटरमीडिएट फॉर्म पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्यों यहाँ पर सिंगल स्टेप में प्रोसेस खत्म, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ईच रिएक्शन इज
is considered as to be what? Eliminate reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको समझ कैसे आएगा कि एलिमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? देखिए मॉलिक्यूलरिटी भी टाइप्स में होती है, ठीक है। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे ये वाला पार्ट मिटा देती हूँ, ये मिटा देती हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो वही आपका क्या कहलाता है? दैट डिसाइड्स रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी बताएगा, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट लॉ है, और वही मॉलिक्यूलरिटी क्या है? रेट लॉ है क्या? नहीं, रेट लॉ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है। मॉलिक्यूलरिटी हमको क्या बताएगी? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगी, पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइप्स बढ़ जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट हो जाता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बताती हूँ इसका मतलब, पहले लिख लो, नोट्स बना लो। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ट्राइमॉलिक्यूलर बोलते हैं बहुत बार, और बहुत बार टर्मॉलिक्यूलर बोलते हैं इसे रिएक्शन। हेट्रोमॉलिक्यूलर नहीं होता, ठीक है। देखिए यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर, ये आपका 3 टाइप्स के रिएक्शंस पाई जाती हैं। किससे पाई जाती है? मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होता है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है बता दीजिए। देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन, जहाँ पर कौन सा पार्ट रिएक्टेंट का कौन से पार्ट का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। तो कौन सा पार्ट का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट बनने में। पर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि कितने मोल्स आपस में क्या हुए? कोलाइड मतलब एक दूसरे के साथ क्या होना? एक्सीडेंट करना। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमको केमिकल रिएक्शंस का स्पीड बताती है, राइट। अब रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट मैं आपको अलग से नोट्स बना के दिखा दूँगी, आप टेंशन मत लो। उसके लिए नोट्स बना के आपको PDF भेज दूँगी, क्या ऐसे बोर्ड में लिखूँगी या कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं कि दिखाओ कैसे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि बुक में ये सब चीज़ें हैं, पर बुक में है तो क्या मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक इन शॉर्ट बता देती हूँ कि केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन चीज़ें हैं जो द फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड पॉपुलर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फैक्टर है वो किस किस ऊपर डिपेंड करता है? स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। ज़्यादा फास्ट देखा जाता है, ठीक है। स्लो भी करवाया जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस को स्लो भी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब रिएक्शंस को हम फास्ट करवाने के पीछे दौड़ते, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिएक्शंस को स्लो भी तो करवाना पड़ता है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देख लो आप, वो क्या करते हैं? ज़्यादा जल्दी केमिकल रिएक्शंस नहीं करवाते, ज़्यादा सब जल्दी केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। कोई मेडिसिन के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए वो क्या करते हैं? अपना एक्सपायरी डेट रखते हैं कि ज़्यादा दिन तक केमिकल क्या हो, जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो ज़्यादा देर तक क्या हो, प्रिजर्व रहे। तो इसके लिए वो स्लो रिएक्शन का कुछ एक मेथड यूज़ करते हैं। पर बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रो करवाना, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को हम ग्रो करवाते हैं, उसके लिए आप बहुत जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को यूज़ करते हो, स्पीड बढ़ा देते हो। तो स्पीड बढ़ाना जितना हमारे इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है उतना कम करना भी ज़रूरी है। तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लो और फास्ट दोनों के ऊपर डिपेंड कौन करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्टर्स, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इट में भी कैटलिस्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्टिकुलर हम बता दो कि मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब हम नहीं मतलब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? मैं आपको एक साधारण एग्जांपल से बता देती हूँ। कैटलिस्ट का वर्क होता है कि वो खुद केमिकल
रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ उतना ही करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पर हाँ मुझे आपको पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ एग्जाम देने जाऊँगी, है ना। मैं एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रही हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा रही हूँ, पर मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, कैटलिस्ट का भी वही सेम वर्क होता है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन का, हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, रिएक्टेंट का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँचने में। ये कैटलिस्ट का वर्क यही रहता है। तो कैटलिस्ट सिर्फ कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी करेगा और आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा रिएक्टेंट को। तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ना मतलब रिएक्शन स्लो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होना रिएक्शन फास्ट होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना जल्दी पहुंचेगा, जितना जल्दी कैचअप होगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी और उससे रिलेटेड एनर्जी ग्राफ के बारे में। पर अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे उसको। ठीक है, एक साथ थोड़ी पढ़ेंगे सब, अभी तक पढ़ लो, जो डाउट है वो पूछ लेना। तो मैं क्या बता रही थी कि जो आपको पर्टिकुलर कैटलिस्ट है वो आपको क्या मदद करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, और कौन मदद कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। अच्छा, और कौन डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि तापमान। अगर हम रिएक्शन में तापमान बढ़ाते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हीट और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर हीट, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी, वो पर्टिकुलर जो भी आपका कैटलिस्ट की तरह जो वर्क कर रहा है, वो क्या हो रहा है, खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रिएक्शन में, पर वो क्या कर रहा है, रिएक्शन में एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी देने में क्या हो रहा है, रिएक्शन बढ़ रहा है प्रोडक्ट में। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ से एक और है जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाता है, विच इज़ योर कोलिजन। अच्छा खासा कोलिजन होना चाहिए। अच्छा खासा कोलिजन कैसे होगा, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन मतलब मोल्स। ठीक है, मोल्स ही तो आपका कंसंट्रेशन है, मोल्स अपॉन लीटर। तो मोल्स अपॉन लीटर अगर आपका कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अगर हुआ मतलब कोलिजन कभी मात्रा उतना अच्छा होगा। यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग विदाउट योर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना अच्छा उतना अच्छा मॉलिक्यूलरिटी।